हेलो बच्चों, अब हम करेंगे उद्गम सीरीज के अंदर सब फार्मूले। इसके फायदे क्या होंगे? एक तो आप इन फार्मूलों का यूज करके कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उसको आप आसानी से कर पाओगे, और क्योंकि एक ही जगह पर सारे फार्मूले होंगे तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। इसके साथ साथ आप जब क्वेश्चंस देखते हैं तो उस क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वो डायरेक्ट फार्मूले ही पूछ लेते हैं आपसे कि इसका फार्मूला बताओ क्या होता है। तो आप इन सब क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें, इसके लिए ही मैंने ये फॉर्मूलों को एक साथ कंपाइल किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर इन और सराउंडिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई फॉर्मूला है तो ये है। वहां पर टेम्परेचर में कन्वर्जन आएगा कि इस यूनिट से केल्विन से सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस के में आप कन्वर्ट करो। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस में होते हैं 273 केल्विन। याद करो, 1 डिग्री सेल्सियस में होते हैं 274 केल्विन। इससे अपने आप पता लग जाएगा कि जब 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन है और 1 डिग्री सेल्सियस में 274 केल्विन है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ 100 डिग्री सेल्सियस में कितने हैं, तो आप क्या करोगे? 273 में 100 जोड़ दोगे। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है? 273 में केवल 1 जोड़ा है, तब ये 274 बना था। लेकिन क्वेश्चंस आजकल कुछ एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, तो वो ये भी कह सकते हैं आपको कि बताओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। वो केल्विन में बताओ कितना है, तो आप क्या करोगे? पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिखोगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। फिर लिखोगे इन केल्विन। केल्विन में क्या लिखोगे? 273 डिग्री, 273 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जैसे ही 273 इसके अंदर सेल्सियस के अंदर जुड़ गया, वैसे ये केल्विन बन गया बेटा। 373 केल्विन आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अब आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि जब यहां हम केल्विन में टेम्परेचर निकाल रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस जितना दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, गिवन होगा। जब डिग्री सेल्सियस गिवन है उसमें 273 जोड़ दो, और जब डिग्री सेल्सियस निकालना है, केल्विन गिवन है, तो केल्विन में से 273 घटा दो। अगर कोई आपसे कहे कि बताओ 573 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होता है, तो केल्विन की जगह लिख दो 573 केल्विन, और यहाँ पर 273 इसमें से घटा दो, तो कितना आ जाएगा बेटा? 373। ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे। चैप्टर 1 में मोस्टली बस इसी के बेस पर कोई न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। चैप्टर 2 में जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक बच्चे ने एक कमेंट में किया, लिखा था कि सर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी बता दो। तो चैप्टर नंबर 2 में मोस्टली इन्हीं के बारे में आपसे पूछेगा, अगर पूछा तो, कि बताओ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास बाय मास। तो उसके अंदर क्या देंगे बेटा? उसके अंदर मैं आपको बता दूं क्या दिया होगा। एक तो दिया होगा सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, और एक दिया होगा मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, जब मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोलवेंट दिया हो तो समझो कि मास बाय मास वाला फॉर्मूला लगाना। तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकलेगा? मास ऑफ सोल्यूट में मास ऑफ सॉल्वेंट जोड़ देना, तो आपका क्या पता लग जाएगा? आपको मास ऑफ सॉल्यूशन। तो उस मास ऑफ सॉल्यूशन को यहां पर लिख देना, मास ऑफ सोल्यूट के, और इनटू कर देना 100। ठीक है, तो आपको मास बाय मास में पता लग जाएगा। अगर आपको मास ऑफ सोल्यूट दे रखा हो और वॉल्यूम दे रखा हो सॉल्यूशन का, तो आप मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूले से इसको निकालोगे। तो जब मास बाय वॉल्यूम दे रखा हो तो आप इसको इस तरह से याद करो। जब मास बाय मास दे रखा है तो ऊपर याद रखना है आपको सोल्यूट और नीचे रखना है सॉल्यूशन। जब मास बाय वॉल्यूम दे रखा हो तो ऊपर लिख दो सोल्यूट और नीचे लिख दो सॉल्यूशन, और गुणा में 100 करना मत भूलना। ठीक है, जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है तो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ऊपर लिख दो सोल्यूट और नीचे लिख दो सॉल्यूशन, और इनटू 100। ये चीजें दे रखी होंगी। अगर सॉल्यूशन का नहीं दे रखा है तो सॉल्वेंट का दिया होगा, और जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप जोड़ोगे, अगर मास जोड़ दिया दोनों का तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, दोनों का वॉल्यूम जोड़ दिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप इसको कर लेना। चैप्टर नंबर 8 है मोशन। इसके अंदर से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जैसे स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बता दिया था डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां पर एक न्यूमेरिकल और पूछा जा सकता है बेटा, क्या? कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो, इसकी जो रेशियो है फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया है।
कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट कितनी होगी। तो जब ऊपर भी सेम होती है नीचे भी सेम होती है, मान लो ऊपर 4 है नीचे भी 4 है, तो 4 4 कट कर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कौन सा कंसेप्ट उन्होंने पूछा, उन्होंने ये पूछा है कि या तो ये बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटी होगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट छोटी है और डिस्टेंस बड़ी है। नीचे, या तो नीचे और ऊपर दोनों बराबर हैं या तो 1 होगा, या फिर जब नीचे बड़ा होता है और ऊपर छोटा होता है तो वो हमेशा 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा, मान लो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो कटने के बाद 1/2 कितना आया, 0.5 आया ना, तो 1 से छोटा आया। अगर आप यहाँ पर 2/3 करोगे तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से बड़ा नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस बड़ी होगी हमेशा, या फिर डिस्टेंस बराबर होगी, या फिर डिस्प्लेसमेंट 0 होने वाली है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि या तो ये 1 होगी या 1 से नीचे होगी। 1 से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा तभी हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। यहां से चले यहां तक आए, तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी भी डिस्टेंस कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी यहां से यहां तक की हुई है, तो दोनों चीज बराबर होगी। लेकिन अगर ये यहां से चल के वापस इधर आ गया तो डिस्टेंस तो इतनी बड़ी हुई है लेकिन डिस्प्लेसमेंट छोटी सी होगी, तो या तो डिस्प्लेसमेंट छोटी होगी या फिर बराबर होगी। तो इस कारण क्या हुआ कि या तो ये 1 आएगा या फिर 1 से छोटा आने वाला है। वेलोसिटी में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन आएगा v माइनस यू अपॉन टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और 3 ये इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को याद करना आपको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं और ये ध्यान रखना है कि इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, टाइम निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे ये तीसरा फॉर्मूला लगाना है या दूसरा लगाना है, इस तरह से आप सोचकर लगाओगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 2 पाई आर अपॉन टी है। 2 पाई आर अपॉन टी कैसे आया, डिस्टेंस कितनी तय करेगा, ये करेगा यहां से चलकर यहां तक, और ये होती है इसकी सरकमफ्रेंस। क्या होती है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर। जब डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाए तो क्या निकलती है बेटा, स्पीड। तो यहां पर भी क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की v दे रखा है, मतलब इसकी स्पीड दे रखी है। ठीक है, तो 2 पाई आर अपॉन टी, अगर ये एक सर्कल पूरा कर लेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ जाएगा। तो वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी बन जाएगी 0, एक्सेलरेशन बन जाएगा 0। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करेंगे या फिर स्पीड की बात करेंगे तो वहां पर आएगा 2 पाई आर अपॉन टी। सबसे पहले आप फोर्स का फॉर्मूला याद करोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इजिकल टू एम ए। ये निकला कैसे, ये निकला था पी इजिकल टू एम वी से, क्योंकि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। याद करो आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो जब फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, P2 माइनस P1 है, तो फोर्स P2, P मतलब mv2, mv माइनस mu। मैंने v2 क्यों नहीं कहा, क्योंकि जब चेंज इन मोमेंटम है, P2 का मतलब फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया, P1। तो P1 में इनिशियल वेलोसिटी u आ गया और फाइनल वेलोसिटी आएगी v, और क्योंकि वो चीज एक ही है, उसी का इनिशियल और उसी का फाइनल है, तो मास रहेगा दोनों में सेम, तो mv माइनस mu। तो यहाँ m कॉमन आ गया तो v माइनस u, और क्योंकि रेट ऑफ है तो इसके अपोन में टी आएगा, इसके अपोन में भी टी आएगा, इसके अपोन में भी टी आएगा, तो m अलग रह गया है, v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन, तो f आ गया है, f इजिकल टू एम ए। इंपल्स यहां पर एक मैंने और ऐड किया है कि अगर फोर्स की बजाय इंपल्स आ जाए, कि कितना आघात लगा है, तो जितनी देर तक फोर्स लगा रहेगा, धक्का देते रहेंगे हम उस चीज को, अगर एक गाड़ी को हम धक्का देने लग रहे हैं तो कितनी देर तक धक्का दे रहे हैं, उसका इंपल्स इस गाड़ी पर पड़ने वाला, तो उसको कहेंगे इंपल्स। और इंपल्स का फॉर्मूला होता है एफ इंटू टी। इसकी दूसरी फॉर्म में अगर बात करें, एम वी माइनस यू अपॉन टी। क्यों, एम वी माइनस यू अपॉन टी, और इंपल्स होता है इनटू टी, तो टी से टी कट गया तो एम वी माइनस यू आ गया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम जब कोई गाड़ी पहले टकराई, टकराने से पहले जो मोमेंटम था, टकराने के बाद भी जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, m1u1 प्लस m2u2। मतलब पहली गाड़ी का मोमेंटम ये है और दूसरी गाड़ी का मोमेंटम ये है, टकराने से पहले। टकराने के बाद में भी जो उन दोनों का मोमेंटम जुड़ेगा, दोनों गाड़ियों का, तो वो भी दोनों को जोड़ोगे तो बराबर निकलेगा। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होता जब दोनों का मोमेंटम जोड़ोगे। मोमेंटम p इक्वल टू एम वी होता है, इनिशियल मोमेंटम में एम यू आ जाएगा, तो
एक गाड़ी का M1U1 दूसरी गाड़ी का M2U2, जब ये भिड़ी नहीं है आपस में, कोलाइड नहीं हुई है, तो इन ये अपने एक मोमेंटम पे चलने लग रही है, इन दोनों को जोड़ो एक मोमेंटम निकल आएगा। जब ये भिड़ गई है तो इनका दूसरा मोमेंटम आएगा, तो M1V1 आएगा और M2V2 आएगा। तो इन दोनों को भी जोड़ोगे बाद में भी तो भी पहले वाले जितना ही आएगा, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। चैप्टर 10 है ग्रेविटेशन, इसके अंदर ये फॉर्मूला आपका बहुत काम आने वाला है। F इजिकल टू जी इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वेयर। मैंने इसमें आपको बताया था कि अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है तो आप उसको नहीं करोगे। अगर आसान है, मान लो यहां पर 4 कर दिया, यहां पर 10 की पावर 2 कर दिया, और M1 है ये M1 है, और M2 है 3 कर दिया, 3 गुना में 10 की पावर 3 कर दिया, तो यहां पर आप M1 और M2 को आसानी से जोड़ सकते हो। 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो यहाँ 4 दिए 12 आ गया। 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ आ गया 10 की पावर 5। तो हम आसानी से यहाँ M1 और इंटू M2 की जगह पर 12 गुना 10 की पावर 5 कर सकते हैं, और इनकी रेडियस मान लो 4 गुना 10 की पावर 5 थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कट गया, 4 से ये 3। अब जी की वैल्यू वहां दे रखी होगी, वहां दे रखी होगी 6.67 गुना 10 की पावर -11, तो इसको इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, गुना में 10 की पावर -11 लिख देना। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6.67 से, और 10 की पावर -11 अलग रह जाएगी, तो फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर ऐसा सिंपल सी अगर कैलकुलेशन तो कर लेना। अगर मुश्किल कैलकुलेशन है कि सब कुछ पॉइंट्स में दे रखा है और 6.67 को 3.41 से मल्टीप्लाई करना है, 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे कुछ हो तो टाइम ज्यादा मत लगाना, आप स्किप करके आगे बढ़ना। तो बेटा यहां पर क्या करना है, इन सब की वैल्यू डालकर और उसकी वैल्यू जो भी निकालना है, हमें एफ की वैल्यू निकालनी है या फिर आर की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू निकाल लेना। अब जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यह है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यह है मास ऑफ अर्थ, और यह है रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये सब दिया गया होगा। अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने को बोला जाए तो निकल जाएगा, तब भी ये निकलेगा लास्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर ये जी दे रखा है, ये जी का हमें पता है 6.67, और अगर वो रेडियस पूछने लग जाए तो यहाँ आर स्क्वायर उधर ले जाना, जी नीचे ले आना, और फिर आर की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह भी इसका यूज होगा, लेकिन आपसे इतना मुश्किल नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, जी इजिकल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। इस फॉर्मूले को याद रख लेना। मैं अब तो लिखने लग रहा हूं यहाँ पे, लेकिन आपको ये सेम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम इंटू जी। एम इंटू जी ये वही है जो कि फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन दी अर्थ, तो ये आ जाएगा एम जी। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 11 है वर्क एंड एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको उसमें भी बताया था कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। कोस थीटा होता है बेटा एंगल। कई बार चीजें क्या होती हैं कि आप इसको सीधा ना खींचकर आप इधर से खींच रहे होते इधर, लेकिन ये जा इधर रहा होता है, तो इसके बीच में एक एंगल बनता है। अगर ये एंगल 180 डिग्री है तो मतलब ये एंगल उल्टा है, बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये आ जाएगा कोस 180 डिग्री आ जाएगा बेटा -1। ठीक है, तो जो वर्क डन आएगा वो माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो वहां पर आ जाएगा नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क जब थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो। जब कोस थीटा 90 डिग्री हो, जब थीटा 90 डिग्री है तो आ जाएगा 0, क्योंकि कोस 90 होता है बेटा, कोस 90 डिग्री होता है 0। लेकिन अगर पॉजिटिव आना है तो वहां पर थीटा क्या आएगा बेटा, 0। जब थीटा 0 होगा, क्योंकि कोस 0 का मतलब होता है 1, तो जब ऐसा होगा तो वो पॉजिटिव वर्क होगा, क्योंकि यहां पर 1 आ जाएगा और एफ को और डी को गुना करोगे तो कोई पॉजिटिव में टर्म निकलने वाली, तो वो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ एम जी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, इसको भी याद कर लेना, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। और मैंने बताया था 1 मेगावाट में कितने जूल होता है, तो वहां भी 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट में कितने जूल होता है, वो होता है 1000 वॉट। ठीक है, 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वॉट। साउंड में स्पीड का फॉर्मूला याद कर लेना, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। इको का फॉर्मूला
अगर डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक गई है और वापस आई है, तो क्योंकि डिस्टेंस डबल है, यहाँ से यहाँ भी गई है और वापस भी तय की है, लेकिन टाइम आने और जाने का है, और डिस्टेंस तो एक ही बार जुड़ेगी ना, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछेगा वो। क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो पूछी जाएगी, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से भाग कर दोगे, क्योंकि एक तरफ का हमें निकालना है, तो इसको आधा कर दिया हमने स्पीड इंटू टाइम को, तो डिस्टेंस पता लग जाएगी। तो टी का फॉर्मूला है 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/टाइम पीरियड। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मैं अगली वीडियो में आपके लिए एसआई यूनिट लेकर आऊंगा। एसआई यूनिट इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके बनाई गई हो, तो आप उस एसआई यूनिट को भी याद कर लेना और इन फॉर्मूलों को भी याद कर लेना, ये भी आपके बहुत काम आने वाली है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसआई यूनिट के साथ। जय हिंद, जय भारत।